हेलो प्यारे साथियों, आप सबको गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मीणा जी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके सामने 2 अगस्त 2025 की करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हूँ। तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको करंट अफेयर्स की भी क्लास दूंगा। अब तो मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आते हैं, चलिए अपन पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि करंट अफेयर्स ऑल ओवर इंडिया हो चाहे ऑल ओवर स्टेट हो, सभी एग्जाम में पूछा जाते हैं। दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन है कि मुंबई की एक विशेष एनआईए की अदालत ने 31 जुलाई 2025 को 17 वर्ष पहले हुए किस विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एवं लेफ्टिनेंट कर्नल अवकाश प्राप्त रिटायर्ड प्रसाद पुरोहित सहित सभी 7 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर वही नाम है जो आप सोच रहे हो, जो कि पहले क्या थी, पिछले मोदी जी की पिछली सरकार में क्या थी, सांसद थी। क्या थी? एक सांसद थी बीजेपी की, ठीक है ना। बीजेपी पार्टी से ताल्लुक रखती थी और सांसद थी। ये मालेगांव बम विस्फोट था। कौन सा बम विस्फोट था? ये मालेगांव बम विस्फोट था, ठीक है ना। इसके अंदर महाराष्ट्र में मुंबई से 291 किलोमीटर दूर मालेगांव शहर के बीखू चौक पर एक मस्जिद के पास यह शक्तिशाली विस्फोट 29 सितंबर 2008 की रात 9:35 पर हुआ था और इस शक्तिशाली विस्फोट में 6 लोग मारे गए थे और 101 व्यक्ति घायल होने की बात कही गई थी। इस बम विस्फोट को 17 साल हो गई थी। 17 साल तक केस चल रहा था और इसमें 7 लोगों को क्या कर दिया है, बरी कर दिया गया है मुंबई एनआईए कोर्ट की तरफ से। उसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो मध्य प्रदेश के भोपाल सीहोर लोकसभा क्षेत्र की सांसद रही थी 2019 वाली सरकार में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि केंद्रीय कैबिनेट ने 31 जुलाई 2025 को पीएम किसान संपदा योजना के लिए 1920 करोड़ के अतिरिक्त व्यय सहित कुल कितने करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृति दी है? 31 जुलाई को कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। 31 जुलाई 2025 को मोदी जी के कैबिनेट की क्या हुई थी? मीटिंग हुई थी। इसमें संपदा योजना जो किसानों के लिए है, संपदा योजना किसके लिए है? कृषि किसानों के लिए है, किसानों के लिए है। और इसमें निर्णय जो 15वें वित्त आयोग था 2021-22 से 2025-26 के दौरान इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ठीक है ना। मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक 15वें वित्त आयोग चक्कर के दौरान चल रही केंद्रीय क्षेत्रीय योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए 1920 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय सहित कुल 6520 करोड़ रुपए के परिव्यय को स्वीकृति दी है। कितने को दी है? 6520 करोड़ रुपए के परिव्यय को स्वीकृति दी है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। 31 जुलाई 2025 को किसान संपदा योजना किसानों के लिए चलाई गई है, ठीक है दोस्तों। अब किसान संपदा योजना है क्या, देखते हैं। इस योजना की शुरुआत 2017 में की गई थी। किसान संपदा योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2017 में की गई थी। यह योजना पूरी तरह कृषि केंद्रित योजना है। इस योजना से 20 लाख किसान लाभान्वित हो गए। इस किसान संपदा योजना का उद्देश्य क्या है कि कृषि का आधुनिकीकरण करना, कृषि का क्या करना, आधुनिकीकरण करना और कृषि बर्बादी को कम करना। 2017 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ही इसकी क्या की थी, घोषणा की थी, कृषि संपदा योजना। और 15वें वित्त आयोग के चक्कर के दौरान इसकी क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए 1920 करोड़ के अतिरिक्त 6520 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं कि भारत सरकार ने वित्त आयोग की बात आई है तो वित्त आयोग के बारे में देखते हैं। वित्त आयोग का अनुच्छेद कौन सा है? 280। आर्टिकल 280 खंड 1 के तहत, आर्टिकल 280 का खंड 1 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 1951 के प्रावधानों के साथ पठित 27 नवंबर 2017 से 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था, ठीक है ना, जो 1 अप्रैल 2020 से लागू होकर 5 साल के लिए चला था। इसमें डायरेक्ट क्या है, वित्त आयोग का नाम आया तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के खंड 1 के तहत वित्त आयोग की घोषणा की जाती है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह थे। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और उसमें 4 अन्य सदस्य होते हैं और इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है?
राष्ट्रपति के अनुशंसा पर की जाती है। राज्यों के बीच करों के बंटवारों की सूची प्रस्तुत करते हैं। राज्यों के बीच में है जो करों की जो बंटवारे की संस्तुति होती है उसको क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह थे। अनिल पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। 280 आर्टिकल के तहत खंड 1 280 का खंड 1 के तहत इसको क्या किया जाता है, वित्त आयोग को गठन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन ने ईरान के पेट्रोकेमिकल उत्पादों की खरीद व बिक्री के लिए 6 भारतीय कंपनियों पर 31 जुलाई 2025 को प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें से कौन सी कंपनी शामिल नहीं है? इनमें से कौन सी? भाई साहब ये ट्रंप ये बुरिया ये भी कमाल का है। इसने भारत पर भी 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है और इसके साथ साथ में क्या जुर्माना और लगाने की घोषणा की है। और अभी 1 तारीख से लागू हो जाता, जो इसको टाल करके क्या 7 दिन के लिए टाल दिया। मतलब कहने का मतलब ये दबाव बना रहा है, एक ट्रेड डील करना चाहता है इसलिए दबाव बना रहा है कि दबाव में आ जाए, धमकी देता है। ठीक है ना। और इसने 25% अपन भारत पर क्या लगाया, टैरिफ लगाया। अब पूछा है कि ट्रंप के प्रशासन ने ईरान के पेट्रोकेमिकल उत्पादन की खरीद व बिक्री के लिए 6 भारतीय कंपनियों पर क्या करा है, प्रतिबंध लगाया है। तो उसके अंदर कौन सी कंपनी नहीं है? रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स नहीं है। ठीक है ना। कंचन पॉलीमर्स है, अल्केमिकल सॉल्यूशन है और जयपुर डाई केम प्राइवेट लिमिटेड भी है। रिलायंस पेट्रोकेमिकल है, इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इसमें रमणी क्लास एंड गोसलिया एंड कंपनी, ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल लिमिटेड और पर्सी स्टेट पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनियां भी शामिल है। 3 कंपनियां तो ये है और 3 कंपनियां आपके ये है, कंचन पॉलीमर्स, अल्केमिकल सॉल्यूशन और जुपिटर डाई केम प्राइवेट लिमिटेड। और इसके साथ साथ रमणीकलाल एस गोसलिया एंड कंपनी, ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल लिमिटेड और पर्सी स्टेट पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड। इन 6 कंपनियों पर क्या किया है, ट्रंप भाई साहब ने प्रतिबंध लगाया। ये बुरिया है, यहाँ पे नमस्ते ट्रंप करवा दिया इसने और अब भारत के ऊपर ही क्या कर रहा है, ये थोप रहा है, टैरिफ लगा रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाले मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है? भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है? जापान को पीछे अपन ने छोड़ दिया है। जापान को अपन ने पीछे छोड़ दिया। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है। क्या है? ऊर्जा उत्पादन करने में जापान हमसे पीछे रह गया है। ठीक है दोस्तों, अपन तीसरे नंबर पे आ गए हैं। पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे अमेरिका है और तीसरे स्थान पर अपना भारत इंडिया है। अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरणीय ऊर्जा एजेंसी इरेना अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के आंकड़ों का हवाला देते हुए नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है अपने? प्रहलाद जोशी। नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है अपने? प्रहलाद जोशी जी है। 31 जुलाई 2025 को बताया कि प्रहलाद जोशी जी ने क्या बताया कि भारत अब तक 1,08,494 गीगावाट आवर सौर ऊर्जा का उत्पादन कर चुका है, जबकि जापान ने 96,459 गीगावाट आवर सौर ऊर्जा उत्पादन की है। तो सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में अब दुनिया में पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर अपना भारत है। ठीक है दोस्तों, तो जापान के पछाड़ के नवीनीकरणीय ऊर्जा में उत्पादन के अंदर भारत तीसरे नंबर पे आ गया विश्व में। ठीक है, कितनी ऊर्जा उत्पादन की है इन्होंने? कितनी ऊर्जा उत्पादन की है दोस्तों? इन्होंने कितनी की है? 1,08,494। ठीक है दोस्तों, जब जाके ये क्या आए हैं, तीसरे नंबर पे आए हैं वर्ल्ड में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस नवनिर्मित एडवांस गाइडेंस मिसाइल युद्धपोत को 31 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? भारतीय नौसेना को सौंपा गया है हिमगिरी जो युद्धपोत है, ये कैसा युद्धपोत है? नवीन युद्धपोत है। और कैसा है? एडवांस गाइडेंस मिसाइल। ठीक है, एडवांस गाइडेंस मिसाइल युद्धपोत है। इसमें एडवांस सिस्टम से लैस है हिमगिरी। ये किसको कौन सा? भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। इसके बारे में देखते हैं क्या चीज़ है
17A परियोजना के तहत 17A जो परियोजना के तहत जो गाइडेंस मिसाइल युद्धपोत जो बन रहे हैं, सरकारी क्षेत्र की रक्षा कंपनी गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड, शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स GRSE गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स जो कंपनी है, इसने बनाया किसको? एडवांस गाइडेंस युद्धपोत को, ठीक है, मिसाइल युद्धपोत को लिमिटेड ने तैयार किया है। और हिमगिरी 149 मीटर लंबा 66 से 70 टन वजनी है। हिमगिरी नौसेना के लिए बनाए जा रहे 3 एडवांस गाइडेंस मिसाइल युद्धपोत में से पहला है। ये कौन सा नंबर का दे दिया? भारतीय नौसेना को पहला एडवांस गाइडेंस मिसाइल युद्धपोत मिल चुका है। और इसको कौन सी कंपनी बना रही है? सबसे महत्वपूर्ण रक्षा कंपनी है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस देश में 30 जुलाई 2005 की सुबह 8.8 तीव्रता का भीषण भूकंप आया, जिसे निकटवर्ती समुद्र में सुनामी भी आ गई? तो कौन से देश में आया था ये? रूस में आया था। रूस का जो एटमी जखीरा जो पनडुब्बियां थी, रूस की जो एटमी पनडुब्बियां थी, एटमी क्या थी? परमाणु पनडुब्बियां थी, उन वो भी क्या करने लगी थी? हिलने लग गई थी। पनडुब्बी भी क्या हुई थी? हिलने लगी थी। तो कहाँ आया था 8.8 तीव्रता का भूकंप? रूस में आया था। और इसका दुनिया का 6ठे नंबर का भूकंप माना जा रहा है इसको, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी की व्याख्या है कि रूस के पूर्व में स्थित कहाँ आया था? कामचटका प्रायद्वीप पर, रूस पूर्व में स्थित कामचटका प्रायद्वीप पर 30 जुलाई 2025 को सुबह रिएक्टर स्केल पर 8.8 की तीव्रता वाला भूकंप आया। भूकंप के झटकों से कामचटका और इसके आसपास के कुरिल द्वीप समूह के भूभाग हिल गए। विश्व में अब तक आए सबसे तीव्र भूकंपों में शामिल है। इस घटना के प्रभाव से प्रायद्वीपीय समुद्र तटों से 5 मीटर यानी कि 16 फीट ऊंची सुनामी की लहरें टकराई। 16 फीट ऊंची सुनामी की लहरें आई और दुनिया का 6ठे नंबर का भूकंप माना जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आज का कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के बीच साझेदारी के तहत 30 जुलाई 2025 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से GSLV रॉकेट की सफल उड़ान के साथ निसार उपग्रह को, कौन से को? निसार उपग्रह को लॉन्च किया गया है, कक्षा में स्थापित किया गया है। निसार के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है? अब देखिए, आपको क्या है? निसार है जो किसने लॉन्च किया है? भारत की इसरो ने और अमेरिका की नासा ने मिलकर कहाँ से लॉन्च किया है? श्रीहरिकोटा से। किस रॉकेट से लॉन्च किया? GSLV रॉकेट से लॉन्च किया, सफल उड़ान की है। निसार के बारे में आप कौन कौन से तथ्य इसमें सही है? यह उपग्रह 240 किलोमीटर चौड़े रडार क्षेत्र का उपयोग करके हर 12 दिन में धरती का मानचित्र बनाएगा। यह दुनिया का सबसे महंगा मिशन माना जा रहा है, जिसकी अनुमानित लागत $1.5 अरब थी। यह सूर्य समकालीन ध्रुवीय कक्षाओं के लिए पहला GSLV मिशन है, ठीक है दोस्तों। और उपयुक्त सभी, नीचे ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या है कि हाँ, ये 240 किलोमीटर चौड़े रडार क्षेत्र का उपयोग करके हर 12 महीने में धरती का मानचित्र, 12 दिन में, सॉरी, हर 12 दिन के अंदर धरती का क्या देगा? मानचित्र देगा एक, ठीक है। इसकी खूबियाँ क्या है? निसार है जो भारत की इसरो और अमेरिका की नासा ने मिलकर GSLV रॉकेट के तहत श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। ये हर 12 दिन के अंदर पृथ्वी का क्या देगा? धरती का क्या देगा? मानचित्र देगा। दुनिया का सबसे महंगा मिशन बताया जा रहा है, $1.5 अरब इसकी अनुमानित डॉलर में इसकी कीमत है। सूर्य समकालीन ध्रुवीय कक्षा के लिए पहला GSLV मिशन है। तो तीनों ही पॉइंट सही है, ठीक है ना। उपयुक्त सभी इसके आंसर है। इसरो का GSLV F-16 ने लगभग 19 मिनट की उड़ान के बाद 745 किलोमीटर की दूरी पर निसार उपग्रह को सूर्य समकालीन ध्रुवीय कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। ध्रुवीय समकालीन कक्षा में क्या कर दिया? इसरो ने स्थापित कर दिया गया है, ठीक है। भारत की इसरो, अमेरिका की नासा दोनों मिलकर GSLV के तहत में निसार को छोड़ा गया है। और ये हर 12 दिन के अंदर 240 क्या है? 240 किलोमीटर चौड़े रडार क्षेत्र का उपयोग करते हुए हर 12 दिन के अंदर धरती का चित्र देगा। सबसे महंगा मिशन माना जा रहा है, $1.5 अरब इसकी कीमत बताई जा रही है। और ध्रुवीय GSLV मिशन में क्या है? कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। अब बात आई है इसरो की, तो इसरो की बात भी अपन कर लेते हैं।
इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसकी स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई ने की थी। ठीक है, श्रीहरिकोटा कहाँ है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, लॉन्चिंग दो ये, एक तो उड़ीसा का चांदीपुर से और एक रोजदीप से। ठीक है, श्रीहरिकोटा से। इसे इसरो का अध्यक्ष प्रेजेंट में कौन है? वी नारायण जी है। इसरो के प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है? वी नारायण ने कहा कि कलाम का जीवन में उत्थान राष्ट्र के लिए एक सबक है। इसरो के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट में? वी नारायण जी है। और इस मौके पर उन्होंने कहा, किसको याद किया? अब्दुल कलाम आजाद को। क्यों? क्योंकि वो मिसाइल मैन थे। ठीक है ना। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से तो टेस्टिंग की जाती है। ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं कि भगवान बुद्ध ने कहा कि अस्थियां 127 वर्ष बाद 30 जुलाई 2025 को ब्रिटेन से वापस आई है। भगवान बुद्ध की 127 वर्ष की बाद में 30 जुलाई 2025 को ब्रिटेन से अस्थियां वापस आई है। किसकी? भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध, लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया, भगवान बुद्ध। ठीक है ना। भगवान बुद्ध की कहाँ की 127 वर्ष बाद में उनकी हड्डियां हैं जो ब्रिटेन से आई है। और कहाँ से आई है? पिपरवा। कहाँ से? पिपरवा की हड्डियां थी। कहाँ की हड्डियां थी? पिपरवा की हड्डियां थी। पिपरवा। भगवान बुद्ध की कहाँ की अस्थि आई है? पिपरवा की अस्थि आई है। कहाँ की? पिपरवा की अस्थियां है जो कहाँ से आई है? ब्रिटेन से आई है 127 साल बाद में। क्वेश्चन छपेगा, देख लेना चाहे तुम। पिपरवा की हड्डियां हैं जो भगवान बुद्ध की है, लाइट ऑफ एशिया। ठीक है ना। पिपरवा की हड्डियां कहाँ से आई है? ब्रिटेन से आई है। कहाँ से आई है दोस्तों? ब्रिटेन से आई है। ब्रिटेन से पिपरवा की हड्डियां आई है। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि ये अस्थियां 1898 में यूपी के पिपरवा में मिली थी। कहाँ मिली थी? यूपी के पिपरवा में। और ये कहाँ रह गई थी? ब्रिटेन में रह गई थी। ठीक है ना। तो वो 127 साल बाद में वापस आ रही है। लेकिन ब्रिटिश कालीन में विदेश भेज दी गई। इस वर्ष एक अंतर्राष्ट्रीय नीलामी में सामने आने पर भारत सरकार ने वापस पाने में सफलता प्राप्त की है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि अमेरिका के बाद किस विश्व संगठन ने 30 जुलाई 2025 को अपनी एक रिपोर्ट में पहलगाम आतंकी हमले के दोषी आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट TRF, जो एक आतंकवादी संगठन है, की भूमिका का राजपास किया है? यूएन ने किया है। यूएन ने किया है। और TRF को अमेरिका ने क्या कर दिया है? आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है इसको भी। यूएन ने अमेरिका के बाद वर्ल्ड संगठन ने 30 जुलाई 2025 को अपनी एक रिपोर्ट में पहलगाम आतंकी हमले के दोषी आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट TRF की भूमिका का राजपास किया है। किसने किया है? यूएन ने किया है। यूएन क्या है? आप बोलोगे कि यूएन क्या चीज़ है? यूएन एक अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशन है। ठीक है ना। इसमें 5 स्थायी सदस्य है, 10 अस्थायी सदस्य है। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका में, न्यूयॉर्क में है। इसके अभी हेड कौन है? पुर्तगाल के ही हैं। ठीक है ना। पुर्तगाल के भाई साहब, क्या नाम है उनका? याद नहीं आ रहा नाम क्या है। एंटोनियो गुतरेस। पहले इसके कौन थे? प्रथम कौन थे? बान की मून थे। ठीक है ना। पहले बान की मून थे। अभी प्रेजेंट में कौन है? एंटोनियो गुतरेस। पुर्तगाल के यूएन के अध्यक्ष है, यूएन के महासचिव है। 5 स्थायी देश होते हैं, 10 अस्थायी होता है। भारत इसमें क्या है? अस्थायी है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC द्वारा आतंकी गतिविधियों की निगरानी करने के लिए गठित एक मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट में लश्कर के इस मुखबिर संगठन का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी के लिए आज के लिए इतना ही। सभी को थैंक यू। कल मिलते हैं आपके साथ में इसी टाइम पर। ठीक है दोस्तों, और कल इससे अच्छी और बेहतरीन करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित होऊंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को क्या कीजिए, आप
शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस सब कुछ इसके ऊपर आपको मिला करेगी, लेकिन अभी मैथ प्रॉपर वे में मिलेगी, ठीक है ना, और करंट मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो सभी को धन्यवाद, थैंक यू, राम राम।